नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो मेरी एक ही निवेदन है आप लोगों से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियोस आप प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि यकीन मानिए, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनको इनकी ज़रूरत है, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इन वीडियोस को मतलब जब आप कंपैरिजन करते हैं, बाकी भी मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं। मैं तो अभी नया हूँ इस फील्ड में। अ, ये आप कह लीजिए कि ऑनलाइन, क्योंकि मेरे साथ एक शायद प्रॉब्लम रही है कि जब तक रियल में बच्चे सामने ना बैठे हों तो मुझे एक सही फीलिंग आती ही नहीं है। मतलब मेरे से डुप्लीकेसी, मेरी लाइफ प्रैक्टिस इस तरीके की है या मेरा माइंड सेटअप इस तरीके का है कि जब एक्टिंग करने की बात आती है ना, कि मतलब जैसे बच्चे बैठे ही नहीं हुए, आप जी डेमो दे दो। ऐसा मेरे साथ बॉम्बे में जब मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, है ना, तो मैं बॉम्बे भागा था, 2 ढाई महीने रहा मैं वहाँ पे। बहुत अच्छा स्कूल था, एक मुझे नाम भूल गया उसका। तो वहाँ पे जब मेरा मतलब मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, गुरुद्वारा में मैंने स्टे किया था, वहाँ के हेड थे, तो नाम मुझे लगभग भूल जाते हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैं उनके प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया। मेरा उन्होंने बोला चलो आप इनका डेमो ले लो। तो काउंसलर ने मेरे को बोला, खुद काउंसलर सामने आके बैठ गई और मुझे एक रूम में ले गए और मुझे बोला हाँ जी आप डेमो दीजिए। मैंने बोला मैम अकाउंटेंसी मेरा सब्जेक्ट है, तो आपको कुछ जानकारी है उसके बारे में। तो शी रिफ्यूज्ड कि नहीं सर, हम अकाउंटेंसी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आप मानेंगे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि, और हुई, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ पे डेमो दे सकूँ। आई फेल्ड देयर। हालांकि घर से भागा हुआ था, मेरे जेब में 400-500 रुपये उस टाइम पे बचे हुए थे। दैट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं उसको ग्रैब करूँ एट एनी कॉस्ट। वहाँ मैं अगर डेमो देता तो डेफिनेटली अच्छा होने वाला था। बट मैं सिर्फ ये महसूस करता हूँ और मैं इस पर प्राउड करता हूँ, मुझे वो चांस मिस होने का अफसोस ज़रूर है। बट मुझे आज लगता है कि मेरा वो बहुत बहुत सही डिसीज़न था कि मैंने उस समय चाह के भी डुप्लीकेसी को अडॉप्ट नहीं किया अपने बिहेवियर में, चाहे मैं जितना भी मजबूर था। क्योंकि अगर एक बार मैं उस रास्ते पे निकल जाता तो फिर ये तो माइंड बैरियर्स हैं, जो जो बैरियर आप बना के रखते हैं तो आप कुछ टाइम तक चलते हैं। जो बैरियर्स आपसे टूटते जाते हैं तो उनका रीबिल्ड होना, दोबारा उन बैरियर्स को अपने ऊपर लगाना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट मेंटल प्रोसेस है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बट इम्पॉसिबल तो कभी कुछ भी नहीं होता लाइफ में ना। तो ये है कि तो देखना चाहिए। तो मैंने थोड़ा एज ए टीचर मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज की। बड़ा ध्यान रखिए उस टाइम पे जब आप कोई नई चीज़ ट्राई लाइफ में करना, क्योंकि एक क्यूरियस माइंड, और मैं तो मानता हूँ कि कॉमर्स वाले जो बच्चे कॉमर्स रखते हैं, वो यार मुझे लगता है कि वो क्यूरियस माइंड वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, जो रटने वटने में विश्वास नहीं रखते, चीज़ों को समझते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल जानना चाहते हैं, मतलब है ना, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेंट ऑफ माइंड रहता है उनका, वो हर चीज़ के बारे में ऐसे क्यूरियस रहते हैं। वैसे बच्चे कॉमर्स में मुझे लगता आते हैं। और तो फिर है ना, तो ज़्यादा कनेक्शन है ना। तो मैं तो अभी आपको अपना बच्चे मान चुका हूँ कि यार अगर आप मेरे है ना, एक से ज़्यादा बार अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि यार कि ठीक है, मुझे ये बच्चे कुछ वैल्यू कर रहे हैं, मैं तो उनसे बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो मैंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं, मैं बहुत क्यूरियस माइंड रहा हूँ और अभी भी, और मैं चाहता भी हूँ कि पूरी उम्र में ऐसा ही रहूँ। नहीं नहीं है ना, मैं आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। मैंने बहुत नुकसान उठाया है इस वजह से, बट आई एम ओके, आई एम ओके। आई हैव गट्स टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। हाँ, बट ये है कि कुछ मिस्टेक्स जिनको मैं बिल्कुल भी ज़िंदगी में दोहराना नहीं चाहूँगा, नई किस्म की मिस्टेक्स मैं ज़रूर करना चाहूँगा लाइफ में। इस बार उम्मीद करते हैं कि वो उनका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे भी अच्छा ही हो कुछ। पर गलतियाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ में करना चाहता हूँ, नई नई फील्ड्स में।
तो अभी लेट्स बी अ लिटिल पॉजिटिव। पीछे मैंने 7-8 साल आपको बताया था कि 7-8 साल लाइफ के थोड़े से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गए, कुछ रॉन्ग सिलेक्शंस लाइफ में होगी जिसकी वजह से, है ना। तो क्यूरियस माइंड के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है कि जब आप चीज़ों को आप खुले दिल से लाइफ में एक्सपेरिमेंट कीजिए, बट जिन मेंटल ब्लॉक्स को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, देखिए उसमें किसी दूसरे उसकी वजह से कभी किसी दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसे लोगों को अ, अकेले ही रहने की अपने माइंड को प्रैक्टिस करवानी चाहिए। ऐसे लोगों को खुद के साथ ही खुश रहना, मतलब शुरू से अगर ये एटीट्यूड बिल्ट ऐसा बच्चा कर ले कि आई एम हैप्पी अलोन, मी नीड नबडी, मी हैप्पी अलोन, मी फीलिंग सिक फॉर यू, डेज आर गॉन। तो कुछ इस तरीके का कि आपकी लाइफ किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बहुत प्यारी दुनिया है, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पे, लाइफ एंजॉय करने के लिए है, राइट, बिल्कुल। तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिए कि कुछ ऐसी रॉन्ग सिलेक्शंस, लाइक हेरोइन मैंने एक मेरे ज़िंदगी का सबसे बुरा डिसीज़न आप कह लीजिए कि उस समय बुरा टाइम चल रहा था, तो मेरे से एक रॉन्ग सिलेक्शन होगी। आई वॉज हेरोइन एडिक्ट। तो हेरोइन की एडिक्शन हो गई थी, चिट्टा विट्टा कहते हैं जिसे पंजाबी में, या आजकल तो ये जो नाम है ये लगभग हर स्टेट में बड़ा पॉपुलर चल रहा है, चिट्टा। तो वो मेरा एक रॉन्ग सिलेक्शन था, राइट, पर उसने सिखाया बहुत कुछ। जब उस रास्ते पे मैं चल रहा था तो बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में सीखने का मौका मिला, बहुत ऐसे भ्रम जो मैंने, कुछ अजम्पशंस, मैंने कुछ कैलकुलेशंस, है ना, मैं कुछ मान्यताएं जो मान के चल रहा था, वो मेरी बहुत सी धारणाएं टूटी उस दौरान, बहुत सी मान्यताएं मेरी टूटी। बट फिर भी आज मैं जो महसूस करता हूँ कि आज भी मैं ये कहूँगा, प्यार में बहुत ताकत होती है। प्यार प्यार एक बहुत प्यार एक ऐसी चीज़ है, किसी भी सिचुएशन में प्यार बांटना ना छोड़ें। किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लाइफ में डिप्रेस फील कर रहे हैं तो एक छोटी सी टॉफ़ी लीजिए, छोटे से बच्चे के पास जाइए और उसको वो टॉफ़ी देके सरप्राइज कर दीजिए। वो जो छोटे से चेहरे पे आप स्माइल देखेंगे ना, उसी से आपकी पूरी ज़िंदगी अगर आप बिताना चाहो तो उन मोमेंट्स को पूरी उम्र याद करके आप खुश रह सकते हैं। तो खुश रहना ना छोड़िए, क्योंकि मैंने जो समझा है उसके हिसाब से आप ही द होल यूनिवर्स, यू आर द होल यूनिवर्स, आपसे ही सब कुछ है। तो सबसे पहले आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हर कंडीशन में, हर कंडीशन में आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। एक उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए कि अगर आप अपनी नीयत ठीक रखेंगे, अगर इतने टेस्ट आपके बुरे वक्त में जो ब्लॉक्स आपके टूट चुके होते हैं, है ना, तो बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, तो हिम्मत छोड़ने का दिल करता है उस टाइम पे कि छोड़, है ना, लापरवाह होने को मन करता है, लेट इट बी। बट उस टाइम पे भी मेरी आपको ये सजेशन है कि बिल्कुल भी आप हिम्मत मत छोड़िए, एक पॉजिटिव माइंड के साथ चलिए कि नहीं ठीक होगा, और थोड़ा अपने में विश्वास बना के रखिए, नहीं मेरे में आई हैव अ गट्स, मेरे में गट्स है कि मैं इसे ठीक करके दिखाऊंगा। पहले भी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, मैंने अकेले ही सॉल्व की थी, अभी भी मेरे में दम है, मैं भी इस प्रॉब्लम से भी मैं बाहर निकल के दिखाऊंगा। ये विश्वास अपने अंदर कभी टूटने ना दें। विश्वास, मैं फिर सजेस्ट करूँगा, अगर किसी भी चीज़ से आपका विश्वास टूट रहा है, अगर वो किसी बॉडी पेन की वजह से आपका खुद पे, क्योंकि जब बंदा प्रॉब्लम में होता है तो विश्वास टूटता है, लाइक आपके शरीर में कहीं भी दर्द होगी तो डेफिनेटली आप सबसे बेहतर नहीं सोच पाएंगे, सबसे अच्छा सोचने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज हेयर, जो यहाँ है वो बाहर है, सब कुछ यहाँ अच्छा है तो बाहर भी अच्छा है, यहाँ बुरा है तो बाहर भी बुरा है, तो एवरीथिंग इज हेयर। तो ध्यान रखना चाहिए कि इसको डस्टबिन ना बनने दिया जाए, बुरी से बुरी कंडीशन में भी।
अच्छा पढ़िए, पढ़ते रहिए, अच्छा बोलते रहिए, अच्छा सुनते रहिए। मेरी पर्सनल सजेशन के हिसाब से मैं आपको एक सेल्फ टॉक सजेस्ट करना चाहूँगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, हेल्थीएस्ट, वेल्थीएस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स, आई एम द लवेस्ट person in the universe, right? Yes, I can. Me born to lead the way you need, me not bothering branches, me to deal the seed, me born to fly high and high, me to see the bottom, me to touch the sky. तो हिम्मत नहीं छोड़नी। आज का वीडियो फ्री फ्लो में चल रहा है। आज मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है आज हमारा सबसे खतरनाक वीडियो होने वाला है। तो राइट, तो मैं सिर्फ ये दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं अपनी हर किसी भी कंडीशन में मैं कोशिश करूँगा कि इतने अच्छे तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँ जिस तरीके के लिए मैं कभी जाना चाहता था। तो आज मुझे लग रहा है वही टेस्टिंग है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हमारा पुराना तरीका है कि पहले इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, बोर्ड का यूज़ बाद में करेंगे, राइट। एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। उसमें फिर वही पुराना, आपको सबसे पहले अपनी पोजीशन को कंफर्म करना है कि आप कौन हैं। आप एक अकाउंटेंट हैं, किसके? आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, राइट। यहाँ पे बोलिए कि आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हैं, राइट। अब कंपनी के अपने ही ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के ऑपोजिट एंटिटीज हैं, लाइक ए एंड बी, सॉरी राइट। शेयर होल्डर्स के यहाँ पे मैं थोड़ा पार्टनरशिप में चला गया था, राइट। थोड़ा सा रिवर्स करते हैं इसको। आप अकाउंटेंट हैं बिजनेस यानी कंपनी के, और कंपनी के अपने ऑनर्स जिनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है, वो ऑपोजिट एंटिटी हैं टू द कंपनी। एंड एज एन अकाउंटेंट अगर कोई भी लेन देन कंपनी और उसके अपने ही ऑनर्स के बीच भी अगर होगा, तो एज एन अकाउंटेंट आपका फर्ज बनता है कि आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो ये आपकी एज एन अकाउंटेंट ड्यूटी है, राइट, कि यानी बिजनेस के कोई भी लेन देन किसी के साथ भी, चाहे अपने ऑनर्स के साथ ही क्यों ना हो, कोई भी लेन देन जिसमें पैसा या पैसे से जुड़ी चीज इन्वॉल्व होगी, एज एन अकाउंटेंट आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। यानी पहला स्टेप आपको जर्नलाइज करना है, राइट। ये जो बेसिक प्रोसेस है ना, तो एज एन अकाउंटेंट आपकी पोजीशन एकदम मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चीज़ है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एज एन अकाउंटेंट आप कैश के फ्लोज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो फ्लो इनफ्लो है, चाहे वो फ्लो आउटफ्लो है। आपके एंगल से यू आर एन अकाउंटेंट, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या कर रहे हैं, आप कैश ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल की बात हो रही है, जिस अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, उस अकाउंटिंग ईयर में, लाइक मान के चलते हैं 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, दिस इज योर, है ना, फाइनेंशियल ईयर। तो इन 12 महीनों के दौरान एज एन अकाउंटेंट, यानी इन 12 महीनों के दौरान जितना भी कैश अंदर आया उसे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जितना कैश बाहर जा रहा है उसे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसके बारे में बताएगी कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल कैश का नेट फ्लो कितना हुआ है, यानी जितना टोटल कैश अंदर आया उसमें से जितना कैश बाहर गया अगर उसे माइनस कर दिया जाए तो व्हाट रिमेन्स, इट इज कॉल्ड a statement which shows the net change in total cash balance, है ना, from beginning to end, राइट। तो सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात अगर करेंगे तो फिर एज एन अकाउंटेंट क्या कर रहा है, बिल्कुल वो एक स्टेटमेंट बना रहा है जिसमें वो रिकॉर्ड कर रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश अंदर आया और कितना कैश बाहर गया, और उसका नेट रिजल्ट क्या निकल के आया। कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो यही समझ में आता है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है। A statement which records the total cash flows, कैश इनफ्लोज भी और कैश आउटफ्लोज भी, और उनके बाद का नेट रिजल्ट कि टोटल लाइक 1 लाख का इनफ्लो हुआ, 80,000 का आउटफ्लो हो गया, तो नेट रिजल्ट क्या निकल के आया, 20,000, है ना। नेट इनफ्लो कितना आया, उसको आप बोलोगे 20,000। 1 लाख का कैश अंदर आया था, 80,000 हमने खर्च कर दिया, वो बाहर चला गया, तो नेट 20। तो नेट कैश
फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना आया, 20,000 आया, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये स्टेटमेंट आपको बनानी है, इसको बोलेंगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं, ये तो मोटे मोटे तौर पर बताने के लिए था कि हाँ ये सिंपल, बहुत आसान है, ये तो सिंपल है ना, राइट। बट अब जब यहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एन अकाउंटेंट जब बनाना शुरू करेंगे, राइट, तो या तो कोई स्टेटमेंट ऐसी हो जिसमें ये पहले से रिकॉर्डेड हो कि भाई कितना कैश आ गया और कितना कैश चला गया। तो आपको याद आएगा कि कैश बुक एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चल जाएगा कितना कैश अंदर आया और कितना कैश बाहर गया, क्लियर। तो अगर हमें कैश बुक दी हुई है तो हमें थोड़ा सा हिंट मिल सकता है कि उसकी मदद से आप ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो को निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि यहाँ पे आपको कैश बुक नहीं दी होगी, राइट। नो कैश बुक इज गिवन, नो पासबुक का बैलेंस इज गिवन, राइट, क्लियर। तो वो वाली स्टेटमेंट आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट कंपनी की दी होगी, राइट। तो बैलेंस शीट इज गिवन। अब बैलेंस शीट को देख के एज एन अकाउंटेंट आपने ये पता लगाना है कि ड्यूरिंग द ईयर नेट कैश का, चाहे वो इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, वो कितना हुआ। तो एज एन अकाउंटेंट आपका अब ये ड्यूटी है और दी आपको बैलेंस शीट गई है, राइट, ठीक है। तो अब और थोड़ा गहराई में देखें तो यानी मैंने इसे सॉल्यूशन की बात अगर करें तो ये कैसे निकाला जा सकता है, तो उसमें फिर सोचिए एक बिजनेस में जो एक्टिविटीज होती हैं जिन पे प्रोबेबल कैश का मूवमेंट हो सकता है, राइट, जो भी ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई काम जिसमें कैश या तो अंदर आ रहा हो या तो बाहर जा रहा हो, तो पूरे साल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें कैश अंदर भी आ रहा होता है और बाहर भी जा रहा होता है, राइट। तो अब कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाए, कोई तरीका इस तरीके से ढूंढा जाए कि यार निकालना आसान हो जाए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जितनी भी बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर दिया जाता है उनके नेचर के हिसाब से। लाइक यार अब एज एन अकाउंटेंट मैं आपसे बात कर, दो अकाउंटेंट अब आपस में सलाह कर रहे हैं, राइट, डिस्कशन कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ यार क्यों ना ऐसा करें, हमें ड्यूरिंग द ईयर जितना भी टोटल कैश का नेट फ्लो हुआ है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेचर के हिसाब से जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं, रूटीन एक्टिविटीज हैं, रेगुलर ऑपरेशन के दौरान जो एक्टिविटीज होती हैं, क्यों ना उन एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो है वो अलग से निकाल लें, राइट। और उन एक्टिविटीज का जो एक्टिविटीज रेगुलर यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, कभी कभी होने वाली घटनाएं हैं या स्पेशल किसी सर्कमस्टांसेस पे होने वाली घटना है, तो ऐसी किसी एक्टिविटी का जो इनफ्लो या आउटफ्लो है उनको सेपरेटली रिकॉर्ड कर लिया जाए। यस, दिस इज द बेस्ट वे, क्लियर। तो जब रेगुलर ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज का आप एज एन अकाउंटेंट नेट कैश फ्लो ढूंढें, उस टाइम पे जो स्टेटमेंट आप बनाओगे उसे कहा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लियर। तो टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट का चलो एक पार्ट तो ये हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लियर। यानी जो भी रेगुलर एक्टिविटीज बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उन पे होने वाला जो फ्लो है उसको अलग से रिकॉर्ड कर लिया, उसको कहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लियर। अब आ जाते हैं नॉन रूटीन एक्टिविटीज पे। तो आपको पता है कि नॉन रूटीन और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है रेगुलर ऑपरेशन के अलावा, यानी कोई भी ऐसी नॉन रूटीन जो ऐसी घटना जो हर साल रेगुलरली नहीं होती, वो रेगुलर ऑपरेशन से आप उसका कोई कनेक्शन नहीं है, राइट, रूटीन ऑपरेशन से इट इज नॉट कनेक्टेड। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं। वो एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। लाइक जो रेगुलरली नहीं हो रही बट कभी कभी होने वाली एक्टिविटीज, ऐसा कैसा हो सकता है। लाइक आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी शेयर इशू कर रही है, राइट। एक तो शेयर ओरिजिनली इशू किए जाते हैं, उसके बाद ये कंपनी का रूटीन ऑपरेशन नहीं होता कि हर साल शेयर इशू करने हैं। क्या ऐसा आपने सुना है कभी? नहीं ना, राइट। तो कंपनी शेयर इशू कर रही है तो ये एक नॉन रूटीन एक्टिविटी है, क्लियर है ना।
तो ये एक नॉन रूटीन एक्टिविटी है। तो अगर जिस साल की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस साल अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो डेफिनेटली उस साल तो वो एक्टिविटी हुई ना। तो अगर उस शेयर इशू करते वक्त अगर कोई कैश का मूवमेंट हुआ है तो डेफिनेटली उसको तो उस साल रिकॉर्ड करना चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड फ्लो था। अब नॉन रेगुलर है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो रेगुलर नहीं होती उसमें शेयर इशू की हमने एग्जांपल लिया। तो शेयर इशू एक नॉन रेगुलर एक्टिविटी है किसी कंपनी की। तो अगर जिस साल का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं आपको तो पता चाहे कहीं से भी हो, चाहे वो रेगुलर ऑपरेशन से हो या नॉन रेगुलर ऑपरेशन से हो, जहां से भी कैश का फ्लो होगा मुझे एज एन अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड करना है, राइट। तो इस साल अगर शेयर इशू हुए हैं और उस साल अगर वो मूवमेंट हुआ है कैश का तो डेफिनेटली है ना, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं। अब यहां देखा जाए कि ये जो शेयर इशू है, जब कंपनी ने शेयर इशू किए तो डेफिनेटली उस समय है ना जनरली कैश पे इशू किए जाते हैं या चेक के थ्रू पेमेंट ली जाती है, पर वो भी बैंक भी, राइट, इन सेम वे। तो जब भी ये शेयर इशू किए जाते हैं तो यहाँ इसका रिकॉर्ड करना बनता है, राइट। बट इसका पर ये तो नॉन रेगुलर है, इसको तो ऑपरेटिंग में नहीं डाल सकते। तो फिर तो आपको पता है जब भी कंपनी अपनी जरूरतों के लिए फंड्स इकट्ठा करती हैं उन एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहा जाता है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, राइट। तो इसका मतलब शेयर को इशू करना भी एक वही एक्टिविटी हुई, इट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई यार ये तो जब कोई भी ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई होगी जिसका नेचर नॉन रेगुलर या नॉन ऑपरेटिंग होगा तो डेफिनेटली जिस साल वो एक्टिविटी होगी उस साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। तो ऐसी किसी भी एक्टिविटी का जो रिकॉर्डिंग होगा उसके लिए आप बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं डेप्थ में ये हम अपने अगले वीडियोस में जाएंगे। आज हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, राइट। अब क्या सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होगी? रेगुलर ऑपरेशन वाली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन रेगुलर में फाइनेंसिंग अगर हो रही है तो उससे रिलेटेड कोई मूवमेंट हो रहा है इनफ्लो या आउटफ्लो, उसके लिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब एक चीज, ये जो बिजनेस कंपनी ने पैसा जो बिजनेस मतलब पैसा जो इकट्ठा किया जाता है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करने के लिए नहीं किया जाता, इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है ताकि बिजनेस के ऑपरेशन बढ़े, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़े, राइट, क्लियर। तो अब हो सकता है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया गया है इस पैसे को है ना इन्वेस्ट किया गया हो, लाइक फिक्स्ड एसेट खरीदे गए हों। और आपको पता है फिक्स्ड एसेट खरीदना भी बिजनेस का एक रेगुलर ऑपरेशन नहीं है ना। एक एसेट खरीदा जाता है ऑन एन एवरेज, उसकी एक लाइफ होती है 5 साल 10 साल, उसके बाद ही सोचा जाता है कि क्योंकि जब, राइट, तो एसेट्स खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, हाँ अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज जैसे आजकल बहुत फ्रीक्वेंट होता है तो माना जा सकता है, अदरवाइज है ना लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, लाइक ज्यादा एग्जांपल बिल्डिंग का ले लेते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट ईयर बाय ईयर। आप पहले ही सोच समझ के बड़ा सा सेटअप बनाते हैं ताकि लॉन्ग रन आप सोच नहीं सकते। बड़ी कोई कैपेसिटी ओवर होने की जब बात आ जाए डिमांड तो उस टाइम पे इट टेक्स टाइम, है ना। तो यानी कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना या बेचना ये बिजनेस का रेगुलर ऑपरेशन नहीं है। बट अगर जिस साल की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो उस टाइम पे अगर कोई इस किस्म की हरकत या एक्टिविटी हुई है कि कोई एसेट खरीदा गया या कोई बेचा गया तो उसमें कैश मूवमेंट हुआ है तो डेफिनेटली उसको कहीं रिकॉर्ड करना बनेगा, है ना। ऑपरेटिंग में तो नहीं कर सकते क्योंकि रेगुलर ऑपरेशन नहीं है, फाइनेंसिंग में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड रिकॉर्ड किया जाता है, तो फिर इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके लिए आप स्टेटमेंट बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। तो मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का आसान सा स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा लिख के आपको मदद कर सकता हूँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के देयर आर 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
Number second is your cash flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और डेफिनेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जब आप डील करेंगे उसमें आप लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ जो फाइनेंस हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उनके साथ डील करेंगे, करंट लायबिलिटी के साथ डील नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील करेंगे एसेट्स के साथ, तो फिक्स एसेट्स के साथ डील करेंगे, करंट एसेट के साथ वहां पे आप डील नहीं करेंगे इन्वेस्टिंग। क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज जो हैं ये रेगुलर ऑपरेशन से कनेक्टेड चीजें हैं। ये घटनाएं रेगुलर ऑपरेशन से जुड़ी हुई होती हैं कि कोई करंट एसेट क्रिएट हो रहा है या कोई करंट लायबिलिटी बन रही है। इसकी मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। लाइक सैलरी 15,000 बनती थी, राइट, और बिजनेस ने सिर्फ 12,000 की पेमेंट करी है, तो आप एज एन अकाउंटेंट आपने क्या एंट्री बनाई होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट है ना, कितना बनता है? 15,000 बनता है जी, राइट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000, टू कैश आपने करा है सिर्फ 12,000, टू कैश 12,000, और 3,000 जो बच गया वो आपने डाला एज एन अकाउंटेंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से जो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, जो पहले नहीं थी, अभी सिचुएशन के साथ डील किया तो पता लगा आपको नहीं है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है अभी, वो किससे जुड़ी हुई थी? सैलरी की पेमेंट से। और सैलरी जो है वो आपका रेगुलर ऑपरेशन है ना, हर साल काम होता है, हर साल आपके बिजनेस सैलरीज देते हैं, तो दैट इज योर रेगुलर ऑपरेशन, है ना। तो रेगुलर ऑपरेशन से जुड़े होने की वजह से एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई कि जितना बनता था उतना आपका बिजनेस ने अभी तक दिया नहीं, इट्स जस्ट लाइबिलिटी, इट इज टू बी पेड विद इन करंट ईयर, है ना, अगले साल के बिगनिंग में सेटल हो जाएगा, राइट। तो ये करंट लाइबिलिटी बन गई। किस वजह से बन रही है? रेगुलर ऑपरेशन की वजह से। तो इसी तरीके से कोई भी करंट लाइबिलिटी और जो करंट एसेट होंगे, तो जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील करेंगे तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ जो फाइनेंस होंगे, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स फंड, बस वही करंट लाइबिलिटीज आप उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी करंट एसेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज विल बी कनेक्टेड टू। तो फिर क्या उनको छोड़ देना चाहिए कि अगर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनमें कहीं इनफ्लो आउटफ्लो अगर हो रहा है तो क्या उसको इग्नोर कर दें क्या? नो, नेवर। इग्नोर तो कुछ नहीं होगा, जहां भी कैश मूवमेंट हुआ होगा वो तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। बट करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी आपको पता है रेगुलर ऑपरेशन से कनेक्टेड है, इसलिए इनको कहां पे अटैच किया जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे होंगे उस टाइम पे फिर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को वहां पे डील किया जाएगा। डिटेल में हम अपने अगले वीडियो में जाएंगे, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर ये वीडियो वाकई बहुत बढ़िया बनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज सरस्वती माता की बहुत कृपा है, भोलेनाथ का बहुत प्रेरणा है कि सही सच्चाई के साथ वीडियो बनाई गई है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करने की प्लीज़ कृपा करें। तो राइट, तो उसके बाद तीसरा था आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें भी आपने एक्सक्लूडिंग करंट एसेट्स, राइट, यानी इसमें मैं लिख देता हूं आपको कि जब आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे तो एक्सक्लूडिंग करंट लायबिलिटीज, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो यूजफुल वीडियो बना है, राइट। और अगर ये वीडियो अच्छे बनाए जा रहे हैं सरस्वती माँ की कृपा से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, राइट, और हमें हौसला दें ताकि हम और वीडियोस आपके सामने लेके आएँ, राइट। कोई गलती किसी का दिल कभी दुखाया हो तो माफ़ी चाहते हैं,
फिर भी किसी को, क्योंकि भटकाव में जब मैं था, या बहुत से लोगों ने मुझे ठीक करने की कोशिश की, मेरा हाथ थामा, पर मैं मेंटली अपसेट था, है ना। स्टेबिलिटी नहीं थी, पता ही नहीं चल रहा था किस डायरेक्शन में जाना कुछ। तो उस हालात में जिन लोगों का भी मैंने उम्मीदें तोड़ी हैं, मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जो नुकसान उनको मेरी वजह से उठाना पड़ा है, अगर तो वो फाइनेंशियल हुआ तो मैं बिल्कुल, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं, और बहुत लोगों का है, डेफिनेटली लाइफ रहनी चाहिए, नीयत सही रहनी चाहिए, है ना। और जिनका इमोशनल, अगर मैंने किसी का दिल दुखा दिया है तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। वो जब जिस मर्जी तरीके से अपना बदला लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, मेरा सर झुका ही रहेगा। ओम नमः शिवाय।